आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आशुतोष, आपका रीवा 24 में स्वागत है। क्या है आज की प्रमुख खबरें, आइए देखते हैं। आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी रीवा के गांव को नहीं मिल पाई रोड, मरीज को उपचार हेतु खाट में ले जाने को मजबूर ग्रामवासी। कोविड वैक्सीनेशन, रविवार महाअभियान में लकी विजेताओं को दिया गया पुरस्कार। देव प्रबोधिनी एकादशी होने के चलते बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़। और कांग्रेसियों द्वारा विद्यार्थियों की प्रतियोगिता एवं गोष्ठी का किया गया आयोजन। बीमार मां को 65 वर्षीय पुत्र चारपाई में लादकर 3 किलोमीटर पैदल चला, तब जाकर मिला वाहन। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में लाकर किया गया भर्ती। रीवा के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामबाग में आज भी पहुंच मार्ग नहीं है। नाही गांव के 15 किलोमीटर दायरे में कोई अस्पताल की सुविधा है, जिसके चलते यदि कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ले जाने में आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा बीते दिवस देखा गया है, जहां 85 वर्षीय स्थानीय वृद्ध महिला की तबीयत खराब हो गई, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाने के लिए 65 वर्षीय पुत्र चारपाई में लादकर भाई भतीजों के सहारे 3 से 4 किलोमीटर पैदल चला, जिसके बाद पीड़ित को रोड में मिली, जहां से पिकअप वाहन में चारपाई सहित अपनी बीमार मां को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा और उपचार हेतु भर्ती करवाया। इस संबंध में लालमणि कोल से बात की गई। पिकअप से लेकर यहाँ तक पहुँचे? पिकअप से लेकर रीवा आए। क्या हो गया उनको? पैर में इंफेक्शन है सर, पूरा पैर सड़ गया। तो वहाँ जहाँ आपका गांव है वहाँ क्या हॉस्पिटल नहीं है या डॉक्टर नहीं है? नहीं, चौखंडी हॉस्पिटल, लेकिन छोटी हॉस्पिटल है सर, डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर है पांडे जी है, तो जवा में है, 15 किलोमीटर दूर है। हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर है। पांडे जी वो वहाँ हॉस्पिटल में आते हैं, सरकारी डॉक्टर? शासकीय डॉक्टर आते हैं वहाँ? जवा में आते हैं सर। जवा में आते हैं? मतलब आपके गाँव में नहीं है? गाँव कितनी पंचायत है आपके वहाँ? गाँव के आसपास कितने गाँव पड़ते हैं? गाँव तो बहुत है सर, क्या बताएं। गाँव तो रामबाग है, शिवपुर है, चौखंडी है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल नहीं है। चौखंडी में है हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर नहीं है। चौखंडी में हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं? डॉक्टर नहीं है। क्या हो गया माता जी को? माता जी के पैर में इंफेक्शन हो गया सर, उनका पैर सड़ गया। तो आज आपको अचानक लेके आना पड़ेगा जी, यहाँ तक? अचानक लेके आना। कोविड टीकाकरण विशेष अभियान के तहत सेकंड डोज का टीका लगवाने वाले भाग्यशाली विजेताओं को दिया गया पुरस्कार। कोविड वैक्सीनेशन की 100% पूर्ति व गति बढ़ाने के उद्देश्य से रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी व निगमा आयुक्त द्वारा रविवार महावैक्सीनेशन अभियान में भाग लेते हुए टीकाकरण करवाने वालों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसके तहत रविवार 14 नवंबर को दूसरा डोज लगवाने वालों के नगर निगम कार्यालय में लॉटरी के माध्यम से भाग्यशाली विजेताओं के नाम निकाले गए, जिसमें शांति देवी शर्मा को प्रथम उपहार टीवी के रूप में दिया गया। दूसरा पुरस्कार मोबाइल के रूप में कंचन पटेल को प्राप्त हुआ। तीसरा उपहार शिवदास जायसवाल को सीलिंग फैन के रूप में दिया गया। सरोज तिवारी ने चौथा पुरस्कार आयरन प्रेस प्राप्त किया। वहीं पांचवा पुरस्कार दीवाल घड़ी प्रीति गुप्ता को दिया गया। लॉटरी के माध्यम निकाले गए भाग्यशाली विजेताओं को पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। इस संबंध में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य कार्यक्रम से संबंधित लोगों से बात की। टीकाकरण का जो महाअभियान चल रहा है, जिला स्तर से और राज्य स्तर से जो तिथियां निर्धारित हुई हैं, उसमें जो टीकाकरण कराएंगे उनका लॉटरी ड्रा के माध्यम से टेलीविज़न, मोबाइल, पंखे, इस प्रकार के अवार्ड भी जिला प्रशासन रीवा ने तय किया है। जो आज जिनको अवार्ड मिला है उनको पुरस्कार दिया गया है। ये समाज में इस बात के लिए है, प्रोत्साहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कि टीकाकरण का जो बचा हुआ काम है जल्दी पूरा हो जाए। 25 दिसंबर तक रीवा जिले के सभी नागरिकों का 100% दूसरा डोज का टीकाकरण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें एक अभिनव पहल जिला प्रशासन की टीकाकरण के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए पुरस्कार का जो प्रावधान किया है वो किया गया है।
बहुत से समाज सेवी हैं जिनसे आप अपील भी कर सकते हैं। समाज सेवियों से अपील है कि वो लोगों को संपर्क में जो लोग हैं उनको देखें कि उनका दूसरा डोज लगा कि नहीं लगा, और यदि नहीं लगा है तो उनको प्रेरित करें, टीकाकरण केंद्रों में ले जाएं और उनका टीकाकरण कराएं। मैंने आज सेकंड डोज लगवाई वैक्सीन की और मुझे कॉल गया था, मतलब कि आपने यहाँ वैक्सीन लगवाया है, उसके माध्यम से आपने इनाम जीता है, आपका लकी ड्रॉ में नाम आया है, तो आप नगर निगम आ जाइए। और मेरा सेकंड डोज लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि मतलब मेरा लकी ड्रॉ में नाम आया है, मैं बहुत खुश हूँ। और कलेक्टर साहब के माध्यम से और राजेंद्र शुक्ला जी के माध्यम से, विधायक जी के, ये सब पुरस्कार हम लोगों को। मैं सभी को यही अनुरोध करूंगी कि वो जाके वैक्सीन लगवाएं। मैं मतलब भटिंडा में रही, फर्स्ट डोज वहाँ लगवाई, सेकंड डोज मैं लगवाने वाली नहीं थी क्योंकि मैं सोचती थी वहीं जाऊंगी वहीं लगवाऊंगी, लेकिन मैं इधर मॉडल स्कूल में पास में मेरे था तो मैं सोची कि शिविर आई है तो लगवा ही लेती हूँ। मैं गई, सेकंड डोज लगवाई और फिर मुझे शाम को मतलब कॉल किया गया कि आप लकी ड्रॉ में मतलब नाम आया है, आपको मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा। तो मैं पहले बिलीव नहीं की कि मतलब मुझे लकी ड्रॉ में नाम आया है। फिर उन सर ने बोला कि सच में आया है, आप नगर पालिका आ जाइए। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया, मैं फिर आई और मुझे मतलब सेकंड प्राइज़ मिला और मुझे मोबाइल। अभी ऊपर वाला जाने प्रभु, हम तो कुछ नहीं जाने हैं। वैक्सीन लगवाए बस, शहद का ऐसा ही लगवा के चले आए। अब किस्मत का जो हो वो प्रभु। निश्चित रूप से ये हमारा नवाचार है, मध्य प्रदेश का अलग तरह का कार्य है प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में नगर निगम द्वारा ये किया गया है, बहुत सराहनीय प्रयास है। इसका उद्देश्य यही है कि 100% लोगों को दूसरा डोज लगना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर यदि हमें रोकना है ज़िले में आने से, तो 100% लोगों को टीका लगवाना होगा। और हमारे ज़िले का प्रगति अच्छी है। आज की स्थिति में हम 94% लोगों को पहला डोज लगा चुके हैं और 46% लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। और ये सतत रूप से हमारे राज्य स्तर से जो टीकाकरण महाअभियान हर बुधवार को किया गया है, हम जिला स्तर पर शनिवार, रविवार और बुधवार को भी महाअभियान की तर्ज पर ही टीकाकरण कर रहे हैं। और हमारे समस्त समाज सेवी, शिक्षक, व्यापारी और जनप्रतिनिधि, हमारे मीडिया के लोग ये सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम 15 दिवस में, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि 25 दिसंबर के पहले 100% लोग दोनों डोज लगवाएं, उस लक्ष्य को हम जिले में सबके सहयोग से अर्जित करें। देव प्रबोधनी एकादशी होने के चलते बाजार में देखी गई भीड़, लोगों को खरीदी करते देखा गया। देव प्रबोधनी एकादशी को देव उठनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु समुद्र तल पर आदिशेष नाग पर शयन करते हुए योग निद्रा की स्थिति में रहते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी पर उनका जागरण होता है। 4 माह के शयन काल के बाद भगवान विष्णु जागृत होते हैं। साल में पड़ने वाली एकादशी में देव उठनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। लोग इस एकादशी में व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले जातक सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को आर्घ्य देते हैं। व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सूर्यास्त के बाद भी आरती हवन पश्चात व्रत का पारण फलाहार द्वारा किया जाता है। इस वर्ष 14 नवंबर को एकादशी शाम 5:48 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 नवंबर को भी है, जिसके चलते बाजार में दोनों दिवस शहरवासियों को पूजा अर्चना का सामान, फूल, फल, मिष्ठान आदि की खरीदी करते देखे गए। आज से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी होती है। देव प्रबोधनी एकादशी को लेकर ज्योतिषविद डॉक्टर संदीप शुक्ला से बात की गई। पक्षी एकादशी के दिन जो है ये देव प्रबोधनी एकादशी जो है पड़ती है और देव प्रबोधनी एकादशी को छोटी दीपावली के रूप में भी जो है मनाया जाता है। इसको माना जाता है कि जो है भगवान विष्णु जो है अपनी योग निद्रा से जो है इस दिन जागृत हो जाते हैं और जब योग निद्रा से जो है भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं तो सारे शुभ काम जो है संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कंछेदन है, मुंडन है, किसी भी तरह का विवाह है, लग्न है, किसी तरह भी के शुभ काम जो होते हैं
वो जो है चालू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। और देव प्रबोधिनी एकादशी ये चतुर्मास बीतने के बाद जो 4 माह जो है भगवान शयन अवस्था में रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, और 4 माह में योग निद्रा से ये जाग कर जो है एकादशी के दिन जागते हैं, इसलिए इनको उल्लास पूर्वक जो है मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो है पूजा की जाती है। घर में दीप आदि प्रज्वलित किए जाते हैं, शुद्ध घी के दीपक आदि जलाए जाते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, शालीग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है, मंडप सजाया जाता है। गन्ने से जो है मंडप सजाना जो है बहुत शुभ माना जाता है। गन्ने से जो है मंडप बनाएं, चौक लगाएं और तुलसी रखें, तुलसी को सजाएं, चुन्नी आदि से उनको सजाएं और शालीग्राम रखकर तुलसी और शालीग्राम विवाह कराना जो है इस दिन बहुत शुभ कार्य माना जाता है। और साथ में इसी दिन से जो है लग्न की शुरुआत भी हो जाती है। इसी दिन से जो है शादी विवाह मुहूर्त जो है इस दिन से शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमने कहा कि जो है शुभ कार्य जितने भी होते हैं, कंछेदन है, मुंडन है, जितने संस्कार ये शुरू हो जाते हैं, भगवान जो है जागृत हो जाते हैं और भगवान की उपस्थिति में जो है ये सब कार्य संपन्न होते हैं, जिसके द्वारा जो है हमको अक्षुण फल की प्राप्ति होती है और जिससे कोई भी हम कार्य करते हैं उससे जो है कल्याण सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो देव प्रबोधिनी एकादशी जो है ये जो है खर मास बीतने के बाद, चतुर्मास बीतने के बाद जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जा रही है, जिसको उल्लास पूर्वक, धर्म पूर्वक और संस्कार पूर्वक मनाए, निश्चित रूप से जो है रिद्धि सिद्धि जो है प्राप्ति होती है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला रीवा द्वारा जवाहरलाल नेहरू व मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस अवसर पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। जैसा कि आपको विदित है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का दिवस 11 नवंबर को होता है, जिससे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला रीवा द्वारा विद्यार्थियों की प्रतियोगिता एवं विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों की उपस्थिति देखी गई। कल 14 नवंबर हम सब जब स्कूल में पढ़ते थे तो टॉफियाँ खाते थे और हमें सबको बताया जाता था कि आज चाचा नेहरू जी का जन्म दिवस है। आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का जयंती पर और साथ ही सामंतवाद से और फिर अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले आदिवासी समाज के संत बिरसा मुंडा जी की जयंती। इस जयंती में हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं और जयंती में भीड़ का कोई स्थान नहीं होता। जयंती जब बनती है या विचार गोष्ठी जब होती है, उसमें लोगों के दिमाग में यह बात उठती है कि भीड़ होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान पीछे तक जाए। इसके लिए हम सब एक दूसरे से सुन के जागृति पैदा करें और समाज को तक पहुंचाने का काम करें जो हमारे बुजुर्गों ने किया। तक के इतिहास की बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि जाति वर्ग में बटे इस हिंदुस्तान में हर जाति हर समाज के लोग रहते हैं। एससी भी है, हरिजन भी है, अल्पसंख्यक भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, लेकिन हिंदुस्तान के भारत माता के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब सिपाही हैं। हमारी एक नैतिक और जिम्मेदारी है इस देश को जोड़ने के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने। ये जिम्मेदारी सबकी है। हिंदुस्तान के भारत माता के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जाति वंदे मातरम। ये भाव के साथ हमारे बुजुर्गों ने काम किया। वो उस पीढ़ी ने काम किया जिस पीढ़ी में हम पैदा भी नहीं हुए। हमारे सामने बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने आजादी का वो पावन पर्व नहीं देखा, उस आजादी का आंदोलन नहीं देखा
हम लोगों ने तो जो सुना, देखा, जाना वो यूट्यूब के माध्यम से देखने का प्रयास किया और या पढ़ने का प्रयास किया। आजादी के उस पावन पर्व को देखने का अवसर आदरणीय अकबर चचा को मिला होगा। तब भी अकबर चचा की उस समय उम्र मुझे लगता है 6 या 7 साल रही है। अकबर चचा कितनी थी? भगत सिंह, गांधी जी की इतनी जो यातनाएं हुई उसके बाद मिली आजादी, उस आजादी को नहीं मान रहे, मोदी के शासनकाल को आजादी मान रहे हैं। लेकिन हम लोग बता दें तानाशाह मोदी सरकार को मान रहे हैं कि अब हम लोग आजाद नहीं है, लोकतंत्र भी खतरे में है। और हर बार अगर वो चमन पाल तो कोरोना के माध्यम से तानाशाही जो किए हैं वो समझ में आया कि अब यहाँ अब हम लोग को आजादी चाहिए। तो मैं तो यही संकल्प लूंगा इन महान विभूतियों को नमन करते हुए कि मैं भाजपा के ताना सरकार की सरकार जो है इसकी उसकी लड़ाई में खुले मंच और खुले नंबर सभा में जनता के बीच में लड़ूंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय मजदूर एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर संघ की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पूर्व मंत्री के आश्वासन के बाद की गई समाप्त। विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को लेकर भारतीय मजदूर एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर संघ द्वारा आयुक्त कार्यालय के सामने पिछले 10 नवंबर से अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की गई थी। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, एडिशनल कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी मांगों पर अमल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशनकारियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल समाप्त की गई। लालन टोला के हमारे आदिवासी समाज के जो यहाँ पर लोग पट्टे को लेके यहाँ पर बैठे हैं, उनके सारे मांग पत्र को ले लिया गया है। उनका अनशन टूट गया है और हमने यहाँ पर उपस्थित एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर को इनका आवेदन भिजवाया है कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का निराकरण हो और इनको पट्टा मिले। लायंस क्लब रीवा ग्रेड द्वारा रीवा के स्थानीय होटल में आयोजित किया गया दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम। लायंस क्लब रीवा ग्रेड द्वारा पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के मुख्य अतिथि में रीवा के स्थानीय होटल में दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला के साथ साथ देवेंद्र दुबे, भाजपा नेता नारेंद्र गुप्ता, लायंस क्लब की ऑनररी गवर्नर लायन लता आर्य, लायन रश्मि पवार, प्रतिभा ताम्रकार, नीलम चौरसिया समेत अन्य लायंस क्लब के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य संबंधियों से बात की गई। कब और कैसे ये हमारे रीवा की एक बड़ी गौरवशाली परंपरा है कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति के को मौजूद करने वाले त्यौहार हैं, उनमें हम लोग इस प्रकार से सामाजिक मिलन करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। उसी कड़ी में लायंस क्लब रीवा ने दीपावली मिलन का यहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसमें मुझे सब खुद से मिलने का मौका मिला। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी है और रीवा विकास की ऊंचाइयों को छुए, ये रीवा के हर व्यक्ति के
मन में भरोसा मजबूत हुआ है और सभी की बहुत प्रबल इच्छा भी रहती है कि हर क्षेत्र में रीवा अन्य क्षेत्रों से आगे निकले। उसी कड़ी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि 10 साल पहले यहाँ पे एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। आज 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आने वाले दिनों में 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के यहाँ बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के वही अस्पताल हैं जिनमें इलाज कराने के लिए लोग नागपुर जाते हैं, तो वो सारे अस्पताल अब रीवा में यदि आ रहे हैं तो इसका मतलब कि मेडिकल हब के रूप में रीवा आने वाले दिनों में स्थापित होने जा रहा है। यही सबका एक कल्पना भी होती थी, सपना होता था। अभयारण्य बनने से गायों की समस्या समाप्त होगी। यदि रीवा जिले में बसामन मामा की तर्ज में 10 और इसी प्रकार से गौ अभयारण्य बन जाएं तो 1 लाख गायों के रखने की व्यवस्था, छाया, पानी, भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। और तब फिर हम लोग ये दावा करेंगे कि हमारे यहाँ का एक भी गौवंश सड़कों में घूम नहीं रहा है, मजबूर नहीं है, और न ही खेतों में उनको जाने की मजबूरी है। खेती भी बचेगी, गौवंश भी बचेगा। इसके लिए 1 लाख गायों का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है, जो पूरे रीवा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी शासकीय जमीन मिलेगी बस सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। गुड़ महिला निर्वस्त्र कर घसीटने व मारपीट का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां दर्जनों प्रत्यक्षदर्शी घटना घटित होने का दावा कर रहे हैं। वहीं स्थानीय वरिष्ठ जन, समाज सेवी व जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सरहंग आरोपियों द्वारा महिला के ऊपर मानसिक दबाव व डर बनाने के साथ पैसे दिए गए हैं, जिससे महिला आप बीती की घटना से मुकर रही है। लगभग 1 सप्ताह पूर्व रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला को निर्वस्त्र कर घसीटने व मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया था, जो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया में फोटो के साथ वायरल हुआ था। इस मामले में स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया था कि ये घटना प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। स्थानीय रोहित तिवारी नामक युवक का महिला का प्रेम प्रसंग विगत कई वर्षों से चल रहा था। घटना दिनांक को महिला रोहित तिवारी के घर में पाई गई, जिसके चलते परिवार के अन्य सदस्य मुद्रिका तिवारी सहित आधा दर्जन की संख्या में लोग एकत्र होकर महिला के साथ जमकर मारपीट करते उसको निर्वस्त्र कर अपने घर से उसके घर तक घसीटते ले जाया गया, जिसके बाद महिला के परिवार के सदस्य व प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा स्थानीय थाने जाकर इस घटना की शिकायत की गई, जिसमें आरोप लगाने वालों के बयान लिए गए। साथ ही घटना की फोटो भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई, जबकि महिला थाने नहीं पहुंची थी और इस घटना दिनांक से 11 नवंबर तक गायब थी। पुलिस द्वारा महिला की पतासाजी भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला का पता नहीं चला। अचानक ये महिला 11 नवंबर को थाने पहुंची और अपनी शिकायत पत्र देते हुए इस तरह की घटना होने से साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि आवाज उठाने वालों पर ही आरोप लगा डाला। महिला ने महेंद्र उपाध्याय, विकास तिवारी, इंद्रभान उपाध्याय, द्वारिका उपाध्याय समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से मेरा वीडियो व फोटो वायरल कर
मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा किसी से कोई अवैध संबंध नहीं है। राजनीतिक द्वेष के कारण उसे मोहरा बनाकर बदनाम किया जा रहा है। इस घटना के संबंध में जहां महिला घटना घटित होने से मुकर रही है, वहीं दर्जनों प्रत्यक्षदर्शी घटना घटित होने का दावा कर रहे हैं। स्थानीय रहवासी प्रेमचंद्र साकेत ने यहां तक कहा कि घटना दिनांक को ये महिला घटना के बाद अर्धनग्न अवस्था में उसके घर गई थी और रात में रुकी भी थी, जहां उसके कपड़े व भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ अन्य लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली गई। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या नाम भी आपका? जी, प्रेमचंद साकेत। अभी कुछ दिन पहले एक महिला के साथ घटना घटित हुई जिसके साथ मारपीट की गई, नग्न अवस्था में घसीटा गया। तो जानकारी जो निकल के सामने आई है कि उक्त महिला आपके पास गई थी, आपके यहाँ रुकी भी थी। तो क्या है ये पूरा मामला? वो सर ऐसा था कि वो मेरे लड़के गए थे बाथरूम करने उधर, तो वो ऐसे निपर बैठी थी। एक उसमें उसके सर पे मतलब एक दरी था बिछाने वाला, वो ओढ़ के ऐसे बैठी थी। तो बच्चे वो हमारे डर गए, तो बोले उधर भूत है। तो हमारे पास आए तो हम दौड़ के गए, वहाँ देखे कौन है, तो वहाँ एक औरत थी। वो खाली से उसके बदन में एक चड्डी था, एक ब्लाउज था फटा हुआ और दरी ओढ़ रखी थी, ऐसे बैठ रही। तो उसको हम लोग अपने घर ले आए। भाई किसकी औरत है, कहाँ से आई है, परेशान है। तो हम अपने घर में परिवार के पास बैठा दिए। उसको पूछने लगे भाई कि तुमको कौन मारा है, कैसा हुआ। तो वो बोले कि नहीं हमको मारे हैं, और कौन मारे हैं ये नहीं बता रही थी। तो हम अपने घर में उसको बैठा दिया। हमारे घर के लोग उसको साड़ी दे दिए पहनने के लिए, और रात भर रखे रह गए अपने घर पे। खाना रात को खिलाया, अपने बहू के पास उसको लेटा रखे थे। सुबह बोले हम सुबह ही चले जाएंगे, तुमको मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। तो सर हमने उसको फिर सुबह तो हम सो रहे थे, हमारे घर के लोग बच्चे लोग जाग आए थे, तो उसको कपड़ा वपड़ा पहना के और चप्पल वप्पल पहना के उसको मतलब किसी गाड़ी में बैठा दिए रोड पे आके। बोले हम अपनी बहन के यहाँ जाएंगे। जैसे ये 100 डायल को भी सूचना का मामला आया था प्रकाश। हाँ, मैं उसको बोला था कि भाई 100 नंबर को फ़ोन कर दो, यहाँ बाईपास में खड़ी है, आ जाएगी, आपको जो परेशानी होगी उनको बता देना, आपको घर पे छोड़ देगी। क्या नाम है आपको? हमार सुखराज गोस्वामी। कहाँ रहती हैं आप? वहीं थे 2 वार्ड में, 2 वार्ड के घर के बगल। तो उसके साथ अभद्रता और घसीटा गया नग्न अवस्था में। हाँ, घर के झोटा ओखर घरे तक लगी है निपार। कौन कौन था उसमें? मुंदिका तिवारी, ओखर मेहरिया, गीता, रामकली तिवारी और उमा शंकर तिवारी, सब मिलके, और टिंकू, सब मिलके मारी। कुछ दिन पूर्व अभी घटना घटित हुई थी, क्या है ये मामला? हाँ, 5 तारीख की घटना है ये। करीब 6:45 से 7 के बीच की बात है। उस दिन उनकी धर्म पत्नी, उनकी एक भौजाई, नाम तो हमको नहीं मालूम है, पर उनकी पत्नी का मालूम है क्योंकि वो पार्षद रह चुकी हैं, गीता तिवारी वो थी। और एक कोई शुक्ला का लड़का था, और मुद्रिका तिवारी सब लोगों को ये कह रहे थे कि ये हमारे घर के अंदर घुसी थी, ये हमारे घर के अंदर घुसी थी, और उसको घसीटते हुए ले गए, उसके दरवाजे पर उसको छोड़ दिया। मारपीट का कारण क्या था? मारपीट का कारण प्रेम प्रसंग है। कैसे, किसके साथ? ये मुद्रिका तिवारी का लड़का जो है रोहित उर्फ भूपेंद्र कुमार, ये करीब आज हमको लगता है कि साल भर से ऊपर उसका प्रेम प्रसंग उससे चल रहा था। अभी बीच में 1 महीने पहले उसके पति को भी यही भूपेंद्र उर्फ रोहित मारा था। मार के अधमरा करके मतलब उसको फेंक दिया था सीतारामी में। ये सब लोग जानते हैं ये वाली घटना को। अच्छा, महिला है कहाँ वर्तमान समय में? वर्तमान समय में तो पता चला कि रीवा में है सर, पर अब नहीं बता सकते हैं कि कहाँ है। एक घटना घटित हुई थी 4-5 दिन पहले, जिसमें उसको मारा गया था, नग्न अवस्था में घसीटा गया था। तो जैसे कि आप इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी थे, और भी लोग थे, तो क्या है पूरा ये मामला? देखिए, पूरा मामला ये है, पर तिराहे में मैं खड़ा था, मैं था दीनदयाल उपाध्याय, विजय शंकर पांडे, निष्कुल सोनी वगैरह, कम से कम 20 आदमी वहाँ पर खड़े थे। शोर शराबा हुआ, दौड़ के गए वहाँ पे।
जब वहाँ पे गया तो देखा कि लेडीज़ जो बैठी है, तो जब वहाँ पे मैं जाके देखा तो वो पूरा निपर दी थी। थोड़ा बहुत जो शरीर के अंदर कपड़े थे तो हो गए थे, उसको क्या देखना, निपर को क्या देखना। तो फिर हम आदमी को देखना शुरू कर दिए कि आदमी क्या कर रहे हैं। उसमें से तिवारी खानदान के 5-6 लोग थे जिनको मैं पहचानता हूँ। 3 कोरी लेडीज थी और 2 कोरी थे उनके साथ में, जो औरत के प्राइवेट पार्ट पे लात घूंसे से वार कर रहे थे। इतना होते आते ये सब देखते देखते सब इधर उधर हो गया, चले गए। जब देखे कि भीड़ अब ज़्यादा बढ़ रही तो सब छोड़ छाड़ के उसको उस अवस्था में चले गए। वहीं पे बगल में योगेंद्र नामदेव, दीनदयाल उपाध्याय, इन्होंने दोनों आदमी ने मिलके उस लड़के औरत को कपड़ा दिया पहनने के लिए। वो कपड़ा पहने, इसके बाद उठ के निकल गई। कहाँ गए? वहीं इस संबंध में मोतीलाल मिश्रा भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक रीवा पुलिस अधीक्षक इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और आरोपियों को सजा दें ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ साथ महेंद्र उपाध्याय से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस घटना को सरहंगों द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला को डरा धमकाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर एवं पैसे देकर आरोपियों द्वारा महिला से झूठ बुलवाया जा रहा है और उनके ऊपर महिला द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि निराधार हैं। स्थानीय प्रशासन से मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में आरोपियों पर कार्यवाही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरहंगों के हौसले बुलंद होंगे और पुनः दबंग आरोपियों द्वारा इस तरह की घटना घटित की जाएगी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। पीड़ित महिला द्वारा स्वयं इस तरह की घटना घटित होने से इनकार किया गया है। उसका कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उसका इस्तेमाल कर झूठी अफवाह फैलाकर उसे बदनाम किया जा रहा है। तो इसमें सामने आया है कि महिला के साथ जो है मारपीट की गई, निर्वस्त्र करके उसको घसीटा गया। तो यह कार्य किसने किया है और क्यों किया है? मुनिका प्रसाद तिवारी का लड़का है, उसका नाम है रोहित, रखे हैं। वो अंदर जा करके उस औरत को बाहर मारते पीटते घसीटते नग्न करके उसके घर तक लाए हैं। तो हमारा पुलिस से ये है कि ये कहाँ की घटना है, कैसी घटना है, इसकी पुलिस जांच करे ना। ये कहाँ की घटना है, कैसी घटना घटित हुई। आज तक हमारे गुड़ में नहीं, गुड़ नगर पंचायत अंतर्गत विधानसभा गुड़, जब से विधायक मेरे नागेंद्र सिंह जी हुए 15 साल से कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। आज ये बड़ा दुखद की बात है, ऐसी बात की घटना घट रही है। तो मैं तो अपने विधायक जी से कहता हूँ कि ऐसी घटना घटी है, इतनी शर्मिंदा की बात है कि विधायक जी पुलिस अधीक्षक से बात करें, उसको संज्ञान में ले कि ये कैसी घटना घटी है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैसे भाई साहब ये महिला की घटना घटित हुई थी, तो इसमें जो है तो महिला द्वारा ही आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या है इसका मामला, क्या है? देखिए 5/11/2021 को वार्ड क्रमांक 2 में एक घटना घटित हुई जिसमें मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात सामने आई कि मुद्रिका तिवारी के घर में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसको नग्न करके मारा गया और घसीटते हुए वार्ड क्रमांक 2 से वार्ड क्रमांक 5 तक उसी घर तक लाया गया और हजारों आंखों ने उस घटना को देखा। लेकिन इस बात को मैंने भी शासन प्रशासन से मांग की कि आप इसी तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और सरकार महिला अत्याचार के खिलाफ एक ठोस कानून बनाई है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन यदि इस तरह की घटना घटित हुई है तो ये निंदनीय है और समाज इसकी निंदा करता है। क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के लिए मैं उस वार्ड का पार्षद भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, इसलिए हमारी ज़रूरत है कि हम इस बात को उठाएं कि ये एक सामाजिक जो है बुराइयां जिस तरह से समाज में फैल रही है और लोग अपराध घटित करके और पैसे के दम पर, रसूख के दम पर इस मामले को दबाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि उस महिला ने थाने में आके
एक रिपोर्ट थाना प्रभारी गुड़ को दिया कि महेंद्र उपाध्याय, इंद्रभानु उपाध्याय, विकास तिवारी ने मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया है और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। ऐसा क्या दबाव बनाया गया उसके ऊपर? नहीं, उसके ऊपर पूरा दबाव बनाया गया है। अपराधियों ने इसमें दबाव बनाया, जिन लोगों ने घटना कारित की उसने उन लोगों ने दबाव बनाया और उसी के दबाव पर वो महिला थाने में जाके शिकायत किया। और उसका जो वीडियो आया आपने देखा होगा, उसने कहा कि मैं मायके में थी अपने बच्चों के साथ, पति के साथ। तो जब वो मायके में थी तो फिर इस किस महिला के साथ ये घटना घटी थी? और वो महिला जाके थाने में हम लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराया है कि हमें बदनाम किया जा रहा है। तो ये सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि जब वो महिला मायके में है, उसके साथ कोई घटना नहीं हुई और वो डायरेक्ट 6 दिन बाद 5 तारीख को घटना हुई, 11 तारीख को आके आवेदन दिया। इससे साफ है कि उसके ऊपर दबाव बनाया गया है, राजनीतिक दबाव बनाया गया है, पैसे का पूरा दबाव बनाया गया है और दबाव बना के इस मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है उस महिला ने बिल्कुल झूठा, निराधार है और इसमें एक षड्यंत्र। आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी रीवा के गांव को नहीं मिल पाई रोड, मरीज को उपचार हेतु खाट में ले जाने को मजबूर ग्रामवासी। कोविड वैक्सीनेशन रविवार महाअभियान में लकी विजेताओं को दिया गया पुरस्कार। देव प्रबोधिनी एकादशी होने के चलते बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़ और कांग्रेसियों द्वारा विद्यार्थियों की प्रतियोगिता एवं गोष्ठी का किया गया आयोजन। फिर मुलाकात होगी रीवा 24 की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए। आशुतोष को नमस्कार।